हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। ये आपका एक मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो हम कवर करते हैं। पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि आपकी एक लाइट इंटर कर रही है, यहाँ से सोर्स है, ये आपकी एक इमिटर प्लेट है और यहाँ आपका क्या लगा है, एक एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का क्या काम होता है कि जो भी लाइट आ रही है, जो भी इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो किस पे जाके स्टोर हो जाते हैं, एक्सेप्टर पे। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है, रिफ्लेक्शन, मतलब आपका करंट डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका जो लाइट आ रही है इसमें, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, म्यू। तो एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, एच इंटू म्यू। अब ऐसा है कि हम ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, तो इस पे हम फोटोन नेचर ऑफ लाइट मान के चलते हैं। फोटोन नेचर ऑफ लाइट, अब ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लाइट के दो नेचर होते हैं, इसलिए हमने इस चैप्टर का क्या नाम रखा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, दोगलापन। जैसे आपको कुछ दोस्त होते हैं ना, ये भी और वो भी, अच्छा भी और बुरा भी, वैसे। तो पहले आपको क्या होता है, रे नेचर, या फिर इसे को हम बोलते हैं वेव नेचर, जो कि हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है। इधर क्या है, फोटोन, या फिर इसे मतलब पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं इसे हम, पार्टिकल नेचर। तो हम यहाँ से पहले समझते हैं कि फोटोन होते क्या हैं। फोटोन क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनका रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है। रेस्ट मास जीरो, बात समझ में आ रही है। अगर मास पूछे तो रेस्ट मास क्या है, जीरो। बट अगर एक्सपेरिमेंटल मास पूछे तो क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है ना। तो E अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, मास एम। ये आपका हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मास। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका डुअल नेचर था। तो हम क्या मान के चलते हैं कि आपकी एक प्लेट है, उस पर फोटोन फॉल हो रहे हैं, ये ऐसा, इससे क्या इमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे और इधर जाएंगे। तो मान के चलिए इधर एक अमीटर लगा दूं, इस पर क्या आएगा, करंट आएगा, नोटिस होगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को। जब इस अमीटर में करंट नोटिस हो रहा है, इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। तो आप मान के चलिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी म्यू थी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, एच म्यू। क्या हो जाएगी, एच म्यू। अब ये सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए हैं। तो पहले जो ये लाइट आ रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग होना पड़ेगा, किससे, अपनी इस सरफेस से। तो वहां पास एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसका, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाइ से, ठीक है। अब आपकी टोटल एनर्जी इतनी आई, अब वर्क फंक्शन इतना है, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू emit फ्रॉम इमिटर। इमिटर्स निकलने की मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो आपको ये बात तो अब समझ में आ गई कि E मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, फाइ इक्वल टू, तो ये कितना, एच म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइ। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइ डिवाइडेड बाय एच। इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात। एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। मान के चलिए अगर हम इसे वेवलेंथ के रिस्पेक्ट पे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बताइए आप, दिमाग लगाइए। तो हम बोल सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन फाइ। तो एच सी अपॉन फाइ मस्ट बी लेस देन लेमडा। इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड
वेवलेंथ। मतलब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो आपका जो लैम्डा है, इसको लैम्डा नॉट कर दो, लैम्डा मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, लैम्डा नॉट, और एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एफ नॉट। अगर ये मैं फिर बोलूँ म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। आई बात समझ में आप सभी को? अब इसके बाद थोड़ा और देखते हैं कि हमने फोटोन नेचर ही क्यों माना, वाई फोटोन, वाई पार्टिकल नेचर। अब आप समझिए कि मान के चलिए एक प्लेट है, इस पे कंटिन्यूस अगर लाइट फॉल हो रही है, जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हैं ना, हीट अप करते हैं, जैसे एक मेटल है उसको आप हीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हीट हो जाती है, और थोड़ी देर बाद मतलब कितना भी स्लो हो कितना भी फास्ट हो थोड़ी देर बाद हीट होगी ही होगी। सेम ऐसे ही अगर मान के चलो हम इसे वेव नेचर मानते तो एनर्जी इस पे आ रही थी, टकरा रही थी। अब हमने मान लिया कि एच म्यू इज लेस देन 5 था आपका, मतलब जो एक फोटोन जो एनर्जी थी इस लाइट की वो आपके वर्क फंक्शन से कम थी अभी एक बार में कम थी, बट धीरे धीरे इसको हीट अप कर देगी और इलेक्ट्रॉन को एग्जिट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब जो स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो नहीं हो रही है। ये कब इमिट हो रहे थे, जब आपकी जो फॉलिंग फ्रिक्वेंसी थी वो किससे बड़ी हो, म्यू नॉट से, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से बड़ी हो, तभी ऐसा हो पा रहा था। बात समझ में आ रही है? दैट्स में हमने ये माना कि नहीं, ये वेव नेचर से प्रूफ नहीं हो सकता, इसे हम कैसे प्रूफ करना बोलेगा, पार्टिकल नेचर से। इसलिए हमने क्या माना, फोटोन को एज्यूम किया कि एक पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो इस पर फॉल कर रहा है। अब ये कुछ बातें होती है कि वन फोटोन कैन इमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम वन फोटोन। जो आपका एक इलेक्ट्रॉन वो एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है, ऐसा नहीं कि दो चार से ले लेगा, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। तो यहां मैं ये बोल सकता हूं कि जो चार्ज इमिटेड होंगे, चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है? मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। आप सभी को यहां तक क्लियर होगा? तो इसके बाद हम आते हैं कि जैसे हमने नोटिस किया, ये सेटअप था आपका, ये एक ट्यूब थी, ठीक है, ट्यूब में पे वो होता है ताकि आपकी लाइट इंटर कर सके। और ये एक्सेप्टर प्लेट होती है, जैसे मैंने सेटअप बना दिया था। अब जैसे लाइट यहां से फॉल करेगी तो आपके इलेक्ट्रॉन यहां निकलेंगे और इस पे आएंगे। अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मतलब मैंने ऐसे कैसे सेटअप किया और इसे एक वेरिएबल बैटरी की तरह एक्ट करवाया और इधर बीच में कैलकुलोमीटर लगा दो। तो जैसे ये फॉल होगा और ये निकलना एच म्यू फ्रिक्वेंसी फॉल हुई तो एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, एच म्यू। इसका मान चलो वर्क फंक्शन कितना है, 5। तो एच म्यू से ये 5 एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी हुई बची हुई एनर्जी को ही एग्जर्ट करेगा। अब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ताकि इस मोशन को अपोज करे। तो मैं v की वैल्यू जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको मैं बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे धीरे। कब तक बढ़ाऊंगा, तब तक मेरा आई बराबर क्या नहीं हो जाए, 0। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ कि EV इज इक्वल टू के मैक्स। मतलब इनकी जो के मैक्स थी यहाँ पे, अगर वो EV के बराबर हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू के मैक्स डिवाइडेड बाय E। या मैं इस V को क्या बोलता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टॉप कर देता है। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है? तो आइंस्टाइन ने ऐसी इक्वेशन दी, उन्होंने बोला
आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। उन्होंने बोला कि मान के चलिए 5h म्यू एनर्जी आ रही है और आपकी 5 किस में कंज्यूम हो रही है, वर्क फंक्शन में, तो बाकी की बची हुई क्या होगी आपकी के मैक्स, या फिर ये बोल सकते हैं एच म्यू माइनस 5 बराबर ए इंटू वी। वी क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच म्यू अपॉन ई माइनस 5 अपॉन ई बराबर क्या आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, आपको ये दो इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, एच म्यू माइनस 5 इक्वल टू के मैक्स, एक यहाँ मिलेगी एच म्यू अपॉन ई माइनस 5 अपॉन ई इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दोनों क्या है आइंस्टाइन की इक्वेशंस है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब जो उसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो क्या है इसका ग्राफ। तो हम ग्राफ ट्रेस करना सीखते हैं, ग्राफ बिटवीन के मैक्स वर्सेस म्यू। के मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, म्यू का अप्लाइड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अभी इक्वेशन क्या लिखा आपने, एच म्यू माइनस 5 इक्वल टू के मैक्स। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, के मैक्स, m की जगह पे h, x की जगह पे म्यू और c की जगह पे माइनस 5। आंसर बोल सकता हूँ y की जगह पे के मैक्स, x की जगह पे म्यू, m की जगह पे h और c की जगह पे माइनस ऑफ 5। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये मैंने ऐसा बना लिया, इधर मैं क्या लिख दूं म्यू, इधर क्या लिख दूं, सॉरी इधर के मैक्स लिखना, y की जगह पे के मैक्स, इधर क्या लिख दूंगा म्यू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो आपको c कितना मिला -5, तो मैं c इधर बना दूंगा, इधर क्या आएगा आपका c बराबर -5 और जो इसका स्लोप है वो +h है। कितना है +h है, तो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से एक सॉलिड लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, जब आपका काइनेटिक एनर्जी 0 है तो म्यू इसको क्या बोलेंगे म्यू नॉट, क्या बोलेंगे म्यू नॉट। यही क्या था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या था ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मुझे मतलब थीटा किसके बराबर होगा, तो थीटा नहीं बट टेन थीटा आपको किसके बराबर होगा एच होगा, जो कि हर एक टाइप के मटेरियल के लिए क्या रहेगा सेम, क्योंकि मतलब फ्लक्स फाई किस पे डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है मटेरियल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का डिफरेंट फाई होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो मैंने आपका के मैक्स और म्यू के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सेकंड आते हैं हम ऐसे किसका वी मतलब स्टॉपिंग मोटिव वर्सेस म्यू का। अब आपने क्या बोला v इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन ई माइनस 5 अपॉन ई, वही सेम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको इधर से क्या मिला, y में क्या लिख लूँ v स्टॉपिंग पोटेंशियल, x में क्या ले लूँ म्यू, m में ले लूँ h डिवाइडेड बाय e और आपका जो c है वह है -5/e। ग्राफ ट्रेस करना है आपको, ये मैंने बना ली y और ये मैंने बना ली x, तो इधर x इधर क्या है y। तो y एक्सिस में क्या है आपका, देखो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल v है, x एक्सिस में क्या है आपका क्या है m, नहीं क्या है म्यू, इधर क्या है म्यू फ्रीक्वेंसी है। आपको दिख रहा है कि c कितना माइनस, तो फिर वापस इधर कहीं आएगा -5/e, स्लोप पॉजिटिव तो फिर ऐसा कुछ जाएगा, फिर इधर से एक सॉलिड लाइन ट्रेस करोगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को फिर क्या बोलूंगा म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इधर थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा आपका h डिवाइडेड बाय e, जो कि हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही है। बाकी आपको थ्योरी एनसीईआरटी से और अच्छे से पढ़नी है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या है उस पर। तो आइंस्टाइन जी को इसी एक्सपेरिमेंट के लिए क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला है, एक बार उन्हें केवल नोबेल प्राइज मिला है आज तक। तो थोड़ा सा और बात करते हैं कि जो आपको आई है करंट
डिपेंड ओनली ऑन इंटेंसिटी फॉर ऑल म्यू बट म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। इसको जो मैंने लिखा उसको मैं बना के बताता हूँ। जो आपका करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, आई पे, इंटेंसिटी पे करता है, म्यू से कोई उसे लेने देना नहीं है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इधर लिख दूं सेम म्यू बट डिफरेंट आई, मतलब इंटेंसिटी। इधर करंट है, इधर क्या है, पोटेंशियल V है ना। तो इधर बोलो I1, इसको बोलो I2, इसको बोलो I3। तो सबसे ज़्यादा करंट आपको I1 में दिखाई दे रहा है, फिर I2 में, फिर I3 में। म्यू सबका सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, सेम ही है। इसका कोई करंट दिखाई दे रहा है नहीं, मतलब क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सेम क्यों है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन द म्यू, म्यू सबका सेम है। और करंट अलग अलग है, मतलब इंटेंसिटी की अलग अलग। तो I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। सबसे ज़्यादा I1, सबसे ज़्यादा करंट I1 में, फिर I2 में, फिर I3 में है। तो जितना नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट इसी में, जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, किस पे करता है, म्यू नॉट ऑन आई, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं बोलता हूँ कि सेम इंटेंसिटी है और डिफरेंट म्यू है, सेम आई बट रेंट म्यू। आई सबका सेम है, मतलब मैक्स करंट क्या होगा, सेम ही होने वाला है। तो पहले मैं एक के लिए ऐसा बना दूं, ये आपका मैक्स करंट हो गया। दूसरे के लिए बना रहा हूं, तीसरे के लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सबका मैक्स करंट क्या है, सेम है, क्योंकि आई क्या है, सेम। इधर मैं लिख दूं V3 V2 V1। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो आपको मैंने एक बात पहले ही बोल दी कि V किस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ3। तो आपको एक बात समझ में आएगा। और ये जितने भी ग्राफ मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछने वाला, कहीं बाहर से नहीं आने वाला, लिख के ले लो मेरे से। एनी डाउट? तो आपका फोर्टिकुलेटरी इफेक्ट था जो खत्म हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद है डी बोर्गेल्स वेवलेंथ। क्या है आपकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोलता है, कोई भी अगर पार्टिकल है उसका मास m और v वेलोसिटी से जा रहा है, इससे क्या एक रिलेट होगी, वेव। उसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। लैम्डा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या है आपका मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी वेव अगर मोशन कर रही है, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, मास m है, वेलोसिटी v है, तो क्या होगा, वहां एक वेव होगी और उसे क्या बोलते हैं, h अपॉन p, जो कि लैम्डा के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो अब p क्या है, मोमेंटम। तो क्या है, हाफ p स्क्वायर बाय m को k बोलता था क्या, याद करो, है ना। तो p बराबर अंडर रूट 2k m बोल दूंगा। क्या k क्या, काइनेटिक एनर्जी, m क्या, मास। तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2k m। m क्या, मास। इसे ऐसे लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, km किलोमीटर लगता है, तो अंडर रूट 2m k। मास समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगी आपकी
वेवलेंथ। तो पहले मैं बोलता हूँ फॉर चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो k है वो किसके बराबर होता है, E इंटू क्यू इंटू वी के बराबर होती है। किसके बराबर, क्यू इंटू क्यू, क्यू चार्ज और वी पोटेंशियल से एक्सलेट कर रहे हैं। तो यह मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी, है ना। तो कुछ याद कर लो, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन होता है 27 अंडर रूट वी, वी के आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रही है। ये 2-3 होता है, आपको याद करना होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ फॉर नॉन चार्ज पार्टिकल, तो k कितना ही हो जाएगा, हाफ k स्क्वायर बाय m। तो लैम्डा कितना रहेगा, h डिवाइड बाय अंडर रूट 2m k। और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। आपको समझ में आ गया तक, है ना। और एक चीज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। क्या बोलते हैं इसे हम, मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है, बताइए बताइए, कुछ तो बताइए। मैटर वेव, व्हाट इज अ मैटर वेव। तो मैटर वेव क्या, नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट ए मैकेनिकल वेव। मतलब ये वैक्यूम में है ना, वैक्यूम मोशन कर सकती है, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू चार्ज। फिर और क्या बोल सकते हैं, नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। ये सब प्रॉपर्टी आपके मैटर वेव की, जो कि वेव कौन प्रोड्यूस कर रहा था, एक चार्ज पार्टिकल, एक मास जो वेव वेलोसिटी से चल रहा है। सबको क्लियर है यहाँ तक। इसमें लास्ट आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस, मतलब एच अपॉन 2 पाई। उसने ये बोला था एट एग्जैक्ट टाइम पोजीशन एंड मोमेंटम both cannot be accurately known। मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको मोमेंटम, है ना, मोमेंटम और जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है उसके बारे में कभी भी एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि एक एटम के इनसाइड है, ठीक है। तो आपका ये थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी सारी कवर अप है, मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है नहीं इस पे, आपको इसमें एनसीईआरटी पढ़ना ही है, मस्ट है वो, और इजी टू स्कोर चैप्टर ये। मतलब आप इस पे 2 से 3 घंटे दे देंगे, आपको ये 10 मार्क्स देकर जाएगा। सो थैंक यू एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो आपके साथ आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।